ठीक, हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का। रेनबो पार्ट 1 बुक का नाम है बिहार बोर्ड का, और जिसका शीर्षक है मैंने लिख दिया है पहले ताकि समय का बचत हो। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। चैप्टर जो 2 है उसका टाइटल है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। यानी कि नालंदा क्या है, एक जिला है ना। नालंदा जिला में एक जगह है और जिसका बात किया जा रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी का ही बात किया जा रहा है। नालंदा जो स्थल है उस स्थल में प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा जगह है। सीट मतलब क्या जगह, जगह। तो कह रहा है कि नालंदा जो जिला है, नालंदा में जितना वहाँ टूरिस्ट प्लेस अभी बन चुके हैं, हम लोग जाते हैं घूमने। गौतम बुद्धा का है, पावापुरी है वहाँ सोना का टेम्पल है, फिर बौद्धा स्तूप है ऊपर में, बहुत सारा चीज है। अभी ग्लास ब्रिज बन चुके हैं, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस वहाँ बन चुके हैं। तो उस समय की बात है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति। और इसके पहले जो लोग पढ़े थे कौन पढ़े थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे पहले चैप्टर में। इसमें प्रथम जो राष्ट्रपति थे उन्होंने एक्चुअली ये जो चैप्टर है यह एक भाषण है, क्या है, स्पीच है। स्पीच दिया गया है किसी मौके पर, वो कहीं प्रोग्राम में गए थे, हम आगे बताएंगे। उस मौके पर उन्होंने स्पीच डिलीवर किया है, स्पीच डिलीवर किए हैं। और उस स्पीच का टाइटल है नालंदा के ऊपर उन्होंने जिक्र किया था। और आगे लिखा हुआ कि नालंदा जो है प्राचीन चीजों को अगर सीखना है, लर्निंग मतलब सीखना है, तो उसके लिए एक बेहतर जगह है नालंदा। क्लियर, इसका समझ में आ गया कि नालंदा सीखने का एक प्राचीन स्थल। खत्म। अच्छा, अब ये पूछ देगा व्हाट इज द ऑथर या हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्पीच और दिस चैप्टर, तो क्या हो जाएगा नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी कभी पूछता है कि बाय हुम दिस चैप्टर, बाय हुम नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग वाज कंपोज्ड, किसके द्वारा कंपोज किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है। अच्छा, तो पहला इसमें ऑब्जेक्टिव बन गया कि यह स्पीच है जो डिलीवर किया गया है किसी प्रोग्राम में, किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आगे इनके बारे में कुछ परिचय हम पढ़ते हैं। तो परिचय में क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग देख लेंगे। इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर। इनका जन्म हमारा जिस राज्य में हम लोग रहते हैं बिहार में ही हुआ है, और उस जगह का नाम है जीरादेई। जीरादाई जगह का नाम है। क्या नाम है, जीरादाई जगह का नाम है। इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे किस जिला में, इसको बता दूंगा। इनका जन्म हुआ था 1884 यानी 1884। कब जन्म हुआ है, 1884। एंड डाइड ऑन, उनकी मृत्यु हुई है 1962 में। कितना, 1962 में। अच्छा, इनको पहला प्रेसिडेंट के रूप में, भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1 नंबर, ये इनके बारे में जान लेना है। ऑब्जेक्टिव है, बन सकता है, पूछ सकता है। और चौथा पॉइंट में लिखा है कि इन्होंने, जब भारत की आजादी की बातें चल रही थी तो बड़े बड़े महापुरुष गांधी जी हुए ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, और भी इनके जैसे महान समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक ना, टैगोर जी, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाई, आंदोलन कराए और लोगों को जागरूक किया कि हमारा भी हक है, अपने अधिकार के लिए हमें भी लड़ना चाहिए। तो उसी तरह गांधी जी का एक अपना विजन था, एक दर्शन था देश के लिए कि समाज के हर एक व्यक्ति को एक नया बनाना है। द मेकिंग ऑफ अ न्यू मैन इन सोसाइटी। समाज में एक नया आदमी का, एक नए व्यक्तित्व का जन्म हो। क्यों, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के गुलाम में हम लोग अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को क्या हो चुके थे, भूल चुके थे। दूसरे की गुलामी खट रहे थे, दूसरे की बातों को मानते थे, अपना अधिकार हम लोग पहचानते नहीं थे। बल्कि इंसान का मतलब होता है वो अपना हक, अपना अधिकार और अपना क्या उसका काम है, दायित्व को जानना चाहिए। ठीक है। तो गांधी जी का विजन है, उसके साथ इन्होंने भी शेयर किया है, साझा किया इस विजन को। क्लियर हो गया। उसके बाद इनके कोई गुण दिए गए हैं, इनका सेल्फ कैरेक्टर है, इनका अपना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं, एक स्टेट्समैन थे यानी स्पीच देने वाले, दूसरा स्कॉलर थे, विद्वान थे, तीसरा इतिहासकार थे, चौथा शिक्षाविद थे यानी पढ़े लिखे थे, इनको नॉलेज था और डिग्री भी किए थे, और चौथा है लोफ्टी आइडियलिस्ट, विचारक भी थे। क्या करते थे, समाज के प्रति विचार रखते थे। और सबसे बड़ी बात दिया है समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर का मतलब क्या होता है, समाज सुधारक। लिख लीजिए हिंदी, सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक, लोफ्टी आइडियलिस्ट मतलब विचारक, विचार करने वाला, एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद,
हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार, स्कॉलर मतलब विद्वान, स्टेट्समैन मतलब एक स्पीच देने वाला व्यक्ति या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड पर्सन। और इन सबों से ऊपर एक बहुत इन्वर्टेड कॉमा मैंने अलग करके लिखा है, ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर, बहुत बढ़िया वो सोचने वाले व्यक्ति थे, अपने देश के प्रति सोचने वाले एक विचारक थे, ग्रेट एक महान विचारक थे। ठीक है, अच्छा अब जिक्र आया था, मैंने बताया था कि बताऊंगा क्या कहाँ स्पीच दिया गया था, तो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है कि हाँ ये भी एक याद करना ऑब्जेक्टिव चीज कि जो स्पीच लिया गया है इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। कई वॉल्यूम में लिखे गए हैं, कई के उसका पार्ट है, जिसमें से वॉल्यूम 1 में से ये वाला स्पीच को इस पुस्तक में प्रिंट किया गया है या दिया गया है। क्लियर हो जाएगा? तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि नेम द बुक फ्रॉम विच इट इज एक्सट्रैक्टेड और दिस स्टोरी इज एक्सट्रैक्टेड। ये स्पीच कहां से लिया गया है? तो उस पुस्तक का नाम है स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1। क्लियर है? ठीक। अब ये कब स्पीच दिया गया था उसके लिए हम पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ है, बोल्ड अक्षर में लिखा है कि द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग टेकन फ्रॉम स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1 was delivered, यानी दिया गया, भाषण दिया गया कब? बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट नालंदा ऑन नवंबर 20, 1951। अब ये बात है नवंबर 20, 1951 का। मिटा दो ये सब, ठीक, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 पे आएंगे, 5 तक हो गया था। 6 में क्या हम लोग देख रहे हैं कि यह जो स्पीच है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग जो स्पीच है, इस स्पीच को कौन डिलीवर किया? ये ऑथर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, है ना, प्रसाद के द्वारा डिलीवर किया गया है। डिलीवर्ड स्पीच को क्या किया गया है? डिलीवर किया गया है। कब किया गया? उस डेट को याद करना ऑब्जेक्टिव। नवंबर 20, 1951, नवंबर 20, 1951। कब किया गया? जब इनको फर्स्ट स्टोन, फाउंडेशन स्टोन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बिल्डिंग बनना है, यूनिवर्सिटी बनना है, घर बनना है, तो पहला ईंटा डालता है ना, पूजा पाठ होता है ना जी, तो उसी को बोलते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हम, फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। तो किसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी था? फाउंडेशन, नींव डालता है ना, नींव, उस समय पहला पत्थर या पहला ईंटा जो डालेगा या सीमेंट घोल के मसाला डाला जाता है, फाउंडेशन को स्टोन लेइंग बोलते हैं। स्टोन लेइंग सेरेमनी, क्या बोलेंगे उसको? स्टोन लेइंग सेरेमनी। और एक होता है, ये तो हो गया पहला कि जब हम पहला स्टार्ट किए, पहला ईंट डाले उस जमीन में, और दूसरा होता है कि घर बन गया, गृहवास करेंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं हाउस वार्मिंग। क्या बोलेंगे? हाउस वेलकम या हाउस वार्मिंग सेरेमनी, हाउस वार्मिंग, गृहवास, इसको क्या बोलेंगे? गृहवास समारोह। ये हो गया स्टोन लेइंग, पहला जो पत्थर डालेंगे। इसका हिंदी भी नहीं आ रहा है यार, मैं हिंदी शुद्ध लिखा दूंगा, समझ में आ रहा है ना? स्टोन लेइंग का मतलब कोई घर बनने से पहले पहला पत्थर या सीमेंट का मसाला कोई अधिकारी लोग डालते हैं, बड़े पंडित जी लोग आकर उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो किसका स्टोन लेइंग प्रोग्राम था? एक यूनिवर्सिटी खुल रहा था नालंदा में, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? मगध अनुसंधान संस्थान। रिसर्च मतलब होता है अनुसंधान, इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान। ठीक है, कहां पर? नालंदा में, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, मगध अनुसंधान इंस्टीट्यूट। कहां पर? नालंदा में, नालंदा में। इनका रैली होगा, इनको बुलाया गया होगा समारोह में, और उसी दिन इन्होंने नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग नामक स्पीच को
हम लोग के सामने दिया था या जनता के सामने दिया था। क्लियर हो जाएगा। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है कि कौन सा फंक्शन में या किस यूनिवर्सिटी का, किस इंस्टीट्यूट का। तो नाम है मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट नालंदा। किस प्रोग्राम में? तो स्टोन लेइंग सेरेमनी में, फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। कब? तो 20 नवंबर 1951। किसके द्वारा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। क्या था? तो स्पीच था। खत्म, 4 पॉइंट हो गए। आगे इन दिस स्पीच करा कि आज हम लोग जो स्पीच पढ़ने जा रहे हैं या इसमें आगे पेजों में हम लोग पढ़ेंगे, इस भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनंशिएट्स किया है, बतलाया है ना। इनंशिएट्स करना मतलब बतलाना। द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो विश्वविद्यालय, पुराना सबसे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, तो जो पहले उसकी जो क्या भव्यता थी, क्या उसकी महानता थी, उसके ग्लोरी को इन्होंने अपने स्पीच के माध्यम से बताया। कौन सा? किसके बारे में? नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जो पुराना विश्व, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, नालंदा यूनिवर्सिटी। हमारा बिहार ना, यहाँ पर ज्ञान का इसको स्थल कहा जाता है। बिहार जो है यहाँ पर शुरू से ही ज्ञान के चाणक्य हुए हैं, है ना। आर्यभट्ट ने खोज किया। बहुत सारे महान गणितज्ञ, रामानुजन हमारे महान गणितज्ञ ने यहाँ जन्म लिया। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम किए हैं। उसी तरह का है कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी पुरानी जगह है कि इनकी अतीत के महानता को, ग्लोरी को, भव्यता को इन्होंने अपने भाषण में क्या किया? जिक्र किया। क्लियर हो गया। वही लिखा है हिज इन दिस स्पीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनंशिएट्स यानी बतलाया है द पास्ट ग्लोरी यानी बीती हुई अतीत, किसके बारे में? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। एंड प्लीड्स फॉर इट्स रिवाइवल, और उन्होंने निवेदन किया। प्लीड मतलब रिक्वेस्ट करना। उन्होंने रिक्वेस्ट किया वहां की जनता से, बिहार के सरकार से, कि इसको क्या किया जाए? पुनः जागरण किया जाए, रिवाइवल किया जाए। इट्स रिवाइवल यानी फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को बढ़िया से उसके ऐतिहासिक स्थलों को रखा जाए, कुछ पार्ट्स जो मिले उसको म्यूजियम में संग्रहित किया जाए और फिर से एक नालंदा यूनिवर्सिटी खोला जाए। एक्चुअली में एक यूनिवर्सिटी खुला हुआ, इसका नाम है NIOS, नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ठीक है, मुक्त विद्यालय खोला गया है, नालंदा यूनिवर्सिटी भी है, अभी वर्तमान में चल रहा है। आगे His emphasis on the perfectly harmonious, emphasis मतलब बल देना, जोर देना। उन्होंने स्पीच के माध्यम से एक खास बात पे जोर दिया। किस बात पर? His emphasis on the perfectly harmonious relationship between गुरु and शिष्य। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक गुरु और शिष्य के बीच में एक रिश्ता होना चाहिए। There must be सामंजस्य। हारमोनियस का मतलब होता है सामंजस्य, एक दूसरे से मिला हुआ, अरे समझ में, एक दूसरे को समझने वाला रिश्ता होनी चाहिए। तो देयर मस्ट बी अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द गुरु एंड शिष्य। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। हार्मोनियस का मतलब सामंजस्य, एक दूसरे को मिलाने वाली बात है। आगे और क्यों? क्योंकि फॉर इम्पार्टिंग एंड रिसीविंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान को लेना और देना, ज्ञान को आदान प्रदान करने का एक अच्छा रिश्ता गुरु और शिष्य के बीच में होना चाहिए। इम्पार्टिंग एंड रिसीविंग, इम्पार्टिंग मतलब देना, रिसीविंग मतलब लेना। तो ज्ञान का लेन देन, ज्ञान का आयात निर्यात का जो परंपरा है होनी चाहिए शिष्य और गुरु के बीच में। क्यों? क्योंकि आज के युग में यह एक खास और रुचिकर बातें है। वही लिखा है इज ऑफ पार्टिकुलर इंटरेस्ट टुडे, आज की एक अभिरुचि है, लोग चाहते हैं कि हम शिक्षित हों, इसलिए यह एक रिश्ता हमेशा कायम होना चाहिए शिष्य और गुरु के बीच में। क्या रिश्ता है? इम्पार्टिंग एंड रिसीविंग ऑफ नॉलेज, एक दूसरे से सीखना, ज्ञान लेना या ज्ञान सीखना। क्लियर है। अब आते हैं कुछ एक्टिविटीज दिया है, एक्टिविटीज को भी छोड़ना नहीं है, बात करेंगे हम लोग। लिखा हुआ है वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे से समूह में कार्य को करें, इस क्रियाकलाप को, कार्यविधि को। एंड आंसर दिस क्वेश्चन ओरली, और मौखिक रूप से निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ओरली मतलब क्या होता है? मौखिक। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो बोल देंगे ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। एंड उसके बाद बहुत सारे गुण लिखवा है, एजुकेशनिस्ट, हिस्टोरियन, स्कॉलर, स्टेट्समैन, है ना, आइडियलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, कंस्ट्रक्टिव थिंकर एंड इटीसी। क्लियर है। व्हेन एंड वेयर वाज ही बोर्न? ही बोर्न इन 1884 एंड द प्लेस नेम इज जीरादाई एंड स्टेट नेम इज बिहार। जीरादाई में बिहार में जन्म लिया है। ठीक है।
व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, नेशन के लिए उन्होंने क्या किया, उनका योगदान क्या है। तो उन्होंने भी हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने बहुत सारे प्रयासों को किए, गांधी जी के साथ विजन शेयर किए, हमारे सपोर्ट में आए, मूवमेंट्स में लोग भाग लिए, आंदोलन में भाग लिए है ना जी, जगह जगह जाने पर लोगों को जागरूक किया है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध में इन लोगों ने हमें उत्तेजित किया और हम सबों ने अंग्रेजों को क्या कर दिया, दांत खट्टे कर दिए, हरा दिया उसको, है ना जी। और बहुत सारे योगदान है, ये अपना देख कर लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम दिखा देंगे। लास्ट है वेयर इज नालंदा, तो नालंदा कहाँ है, तो लिख दें नालंदा इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार का एक जिला है। एंड व्हाट इज इट फेमस फॉर इन द पास्ट, अतीत में क्यों फेमस था, बिकॉज देयर वाज ओनली वन यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे एंशियंट प्राचीन विश्वविद्यालय वहां पर पाया जाता है, जिसका आज खंडहर अभी जाएंगे घूमने तो टूरिस्ट प्लेस के रूप में उसको संधारित करके यानी सुरक्षित रूप में रखा गया है कि नहीं, और हम लोग घूमने जाते हैं इससे। तो स्टार्ट किया जाए चैप्टर, ये था इंट्रोडक्शन और क्रियाकलाप, वार्म अप करने के लिए, दिमाग को तैयार करने के लिए हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कुछ आपको प्रकाश डाला गया। अब 1 बाय 1 पैराग्राफ वाइज हम लोग फोकस करेंगे, मिटा दो ये सब, लिख लीजिए। इसमें जो मीनिंग है, एम्फेसिस मतलब जोर देना, बल देना, जोर या बल देना, जोर दिया गया। दूसरा मीनिंग हारमोनियस मतलब सामंजस्य, सामंजस्य। इम्पार्टिंग मतलब देना, रिसीविंग मतलब लेना देना, ठीक है, देना, इम्पार्टिंग द नॉलेज। पार्टिकुलर मतलब खास, ठीक है। प्लीड मतलब रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट, अनुरोध करना। ग्लोरी मतलब भव्यता, महानता, महानता, ठीक है। रिवाइव मतलब पूर्ण जागरण करना, पूर्ण जागृत होना, रिवाइव, रिवाइव, जागृत होना। इनंसिएट मतलब बतलाना या प्रशंसा करना, ठीक है, इनंसिएट। पॉलिटिकल थिंकर मतलब राजनीतिक विचारक, राजनैतिक या राजनीतिक विचारक। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव पड़ा, सिंपल में प्रभाव लिख देंगे, साधारण प्रभाव। इम्बॉडीमेंट का देख लेंगे हम लोग, ठीक है, और तो कोई मीनिंग नहीं, इनिशिएट का थोड़ा देख के लास्ट में लिखा देंगे। बाकी तो हल्का इसमें, और तो ये सब पुराना ही सब पढ़ा चुके हैं, तो ग्लोरी भी बताया है, प्लेट्स भी बताया है, रिवाइवल भी बताया है, एम्फेसिस भी पढ़ा है, हार्मोनियस भी पढ़ा है, इम्पार्टिंग भी पढ़ा है, पार्टिकुलर तो पहले से हम, ठीक है। मिटा दो, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस अपना। चलिए पैराग्राफ नंबर 1 को फोकस करेंगे। मीनिंग आएगा, लिखते जाएंगे, लिस्ट आउट कर लेंगे, फिर उसको एक जगह बैठ कर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग दिया हुआ है वही, नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, नालंदा सीखने का एक अच्छा स्थल है, प्राचीन स्थल है, और जिस जगह का नाम नालंदा बिहार का एक जिला है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 1 पेज नंबर कितना है जी, 19, ठीक। स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ नंबर 1 पे फोकस करिए सभी लोग। वी हैव गैदर्ड हियर इन नालंदा, जब भाषण दे रहे हैं, स्टेज पर चढ़े हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो कह रहे हैं कि आज हम सभी जानता, जितने हमारे भाई बहन गार्जियन सब लोग यहाँ जुटे हुए हैं स्टेज के नीचे या पूरे इस रैली में, हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कहाँ एकत्रित हुए हैं, नालंदा में। गैदर मतलब एकत्रित होना। द रिनाउंड एंशिएंट यूनिवर्सिटी टाउन, नालंदा जो है, देखो यहाँ से नालंदा, नालंदा जो है फेमस है। रिनाउंड मतलब होता है फेमस, जाना माना। रिनाउंड मतलब क्या होता है, फेमस। रिनाउंड W होता है, ठीक है, रिनाउंड, NO नाउन नहीं लिखना है, रिनाउंड मतलब जाना हुआ, फेमस, पॉपुलर, फेमस।
या पॉपुलर, लोकप्रिय, पॉपुलर, जाना माना, फेमस, या वेल नॉन, वेल नॉन, ठीक है, बहुत सारा मीनिंग है इसका। तो नालंदा एक जाना माना प्राचीन विश्वविद्यालय का शहर है। क्या है? यूनिवर्सिटी टाउन था, एक एंशिएंट, नालंदा क्या है? एंशिएंट यूनिवर्सिटी टाउन, एक विश्वविद्यालय का ये शहर रहा है पूर्व में, अतीत में। क्लियर है? प्राचीन विश्वविद्यालय का क्या रहा है? एक शहर के रूप में ये नालंदा रहा है। समझ में आ रहा है? With the noble aim of reviving the ancient glory of Nalanda in the world of knowledge, कह रहा है we have gathered here in Nalanda, हम लोग नालंदा में इकट्ठा हुए हैं, वैसे जगह पे खड़ा है जो प्राचीन विश्वविद्यालय का एक कभी शहर रहा है। क्लियर है? With the noble aim of reviving the ancient glory of Nalanda in the world of knowledge, कह रहा है कि हम लोग इस उद्देश्य से यहाँ खड़े हैं, या मैं स्पीच दे रहा हूँ, हमारा उद्देश्य है कि द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का संसार है, जो ज्ञान का संसार है, इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के संसार में हम लोग नालंदा के ग्लोरी को, द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ नालंदा को हम लोग क्या करने आए हैं? रिवाइव करने आए हैं। द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ नालंदा, ग्लोरी ऑफ नालंदा, नालंदा को हम सब क्या करने हैं? रिवाइवल करने आए हैं। क्या करने आए हैं? रिवाइव करने आए हैं। और यही हमारा एक नोबल, एक सीधा साधा उद्देश्य है यहाँ पर आने का। क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि ज्ञान के सागर में, या ज्ञान विश्व का, द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का विश्व है, या इस दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में, विज्ञान के संसार में हम बात करें तो नालंदा के जो पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक जो उसका गुणवत्ता है, महानता है, भव्यता है, उसको फिर से जागरण करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, बस यही मेरा क्या है? एक उद्देश्य, नोबल एम है, एक साधारण उद्देश्य है या एम है। मैं एक ही लक्ष्य लेकर आया हूँ कि ज्ञान का जो संसार है उसमें नालंदा का भी महानता की बात की जाए, उसके अतीत की बात की जाए कि पूर्व में यह ज्ञान का शहर रहा है, विश्वविद्यालयों का शहर रहा है। क्लियर है इसमें? इट इज विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू दैट द गवर्नमेंट, और इस ऑब्जेक्ट मतलब इन दिस विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन व्यू करा कि इस उद्देश्य को व्यू में लेते हुए, ठीक है, दृष्टि में लेते हुए, ऑब्जेक्ट इन व्यू, ऑब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन व्यू, नजर में इसको लेते हुए मैं किसको कह रहा हूं कि इट इज विथ दिस ऑब्जेक्ट, इस उद्देश्य के साथ हमें नजर में लाना होगा, सरकार को देखनी होगी कि द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट, दिस स्टेट मतलब बिहार, बिहार में है, कि बिहार सरकार की जो राज्य सरकारें हैं, हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्रकृत एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड फिलोसफी। समझ लो, इसी उद्देश्य के साथ नालंदा जिस राज्य में पाया जाता है, उस राज्य के सरकार ने इस उद्देश्य के साथ, इस व्यू के साथ खोला है। कहाँ का सरकार? गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, स्टेट दिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट, यानी कि नालंदा का स्टेट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक डिसीजन लिया है, डिसाइडेड, इन्होंने डिसीजन लिया, हमारा बिहार सरकार है डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश, स्थापना करना, एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना करना, किसका? मगध रिसर्च यूनिवर्सिटी का। किसका? मगध रिसर्च यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। क्या है? इंस्टीट्यूट, ठीक है। कह रहा है कि इसी उद्देश्य के साथ कि नालंदा के अस्तित्व के बारे में लोग जाने, नालंदा की प्राचीन महानता क्या थी, इसकी गुणवत्ता की थी, वहां के विश्वविद्यालय के, उसी उद्देश्य को अपने नजर में रखते हुए बिहार सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक डिसीजन लिया कि हम स्थापना करेंगे किस चीज का? एक संस्था का, जिसका नाम रहेगा मगध अनुसंधान संस्थान, मगध अनुसंधान संस्थान, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ पाली। और इस इंस्टीट्यूट में क्या क्या पढ़ाई किया जाएगा? इस इंस्टीट्यूट में यहां लिख देता हूं, स्टार डालकर, स्टडी ऑफ, क्या क्या इसमें सुविधा मिला इस कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में? पहला, पाली एक भाषा है, पाली लैंग्वेज का, जैसे संस्कृत है ना,
वैसे पाली एक भाषा है, दूसरा प्रकृत भी एक भाषा है, प्रकृत प्रकृत विषय को इन लोगों ने लिखा। तीसरा बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो देखी होगी नालंदा घूमने जाता है तो महात्मा बुद्ध को फॉलो करने वाले बहुत लोग आते हैं, चाइना से, तिब्बत से, सिंगापुर से, जहाँ मतलब उनके भक्त लोग हैं, तो बुद्धिस्ट मॉन्क लोग आते हैं। तो बुद्धिस्ट जो साहित्य है उसका रिसर्च करने के लिए, ठीक है, लिटरेचर लिटरेचर को क्या करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और चौथा है फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी यानी इतना विषय के लिए इस संस्था को क्या किया गया था, ओपन किया गया था कि खोजबीन कर हम लोग अपने नालंदा की प्राचीन इतिहास की उसकी गुणवत्ता को, भव्यता को, ग्लोरी को हम लोग फिर से रिवाइव कर सकें। तो 4 विषय यहाँ पर हो गया, पाली, प्रकृत, 2 लैंग्वेज पेपर है, और बुद्धिस्ट लिटरेचर, महात्मा बुद्ध के से जुड़ा हुआ या वहां से जुड़ी हुई साहित्य को, बौद्धिस्ट नॉलेज के बारे में अनुसंधान करना, खोज करना, और तीसरा दर्शन शास्त्र, फिलोसोफी। क्लियर है? आगे बढ़े, कोई डाउट? चलिए, तो पैराग्राफ नंबर 1 तो समझ में आ गया होगा। 2 में आते हैं, पेज नंबर 20 पर हम लोग मूव करेंगे। इसको डिलीट कर दो, मिटा दो ना। ठीक, फोकस करेंगे पेज नंबर 20 पैराग्राफ नंबर 2 को। पैराग्राफ नंबर 2, ठीक, लिखा है, नालंदा इज द सिंबल ऑफ मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। हमारे इतिहास के सबसे भव्य काल यानी महान काल का प्रतीक क्या है? नालंदा है। तो ये ऑब्जेक्टिव वर्ड बन सकता है कि नालंदा को क्या बोला गया है एक लाइन में, इट इज द सिंबल ऑफ, ठीक है, सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड, द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। अरे समझ में, 1 नंबर यही बन सकता है, क्या बोला गया है, सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड, सबसे महान और भव्य काल का प्रतीक किसे कहा जाता है? तो नालंदा का, हमारे इतिहास में। क्लियर है? आगे क्यों? फॉर नॉट ओनली डिड द क्वेस्ट फॉर नॉलेज ब्लॉसम हियर इनटू इट्स फाइनेस्ट शेप बट आल्सो बिकॉज इट बाउंड टुगेदर एट दैट टाइम द वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया विथ लिंक्स ऑफ नॉलेज। कह रहा है केवल इसके लिए नहीं कि यहाँ पर ज्ञान का क्वेस्ट था। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? QUEST। आएंगे पेज नंबर 26 पे, तो मीनिंग दिया हुआ है सर्च या खोज, परसूट करना, फॉलो करना। यहाँ मीनिंग डाल देता हूँ, न्यू वर्ड है, 13 नंबर पर डाल दीजिएगा वर्ड मीनिंग। क्वेस्ट, QUEST, क्वेस्ट मतलब होता है खोज करना, सर्च, क्या है? सर्च या परसूट, फॉलो करना, अनुकरण करना। क्लियर है? 2 मीनिंग दिया हुआ है पेज नंबर 26 पर। आएंगे तो कह रहा है कि यह इसलिए इसको नहीं प्रतीक माना जाता है कि इतिहास का मोस्ट ग्लोरियस प्रतीक है, इसलिए नहीं माना जाता है कि केवल ज्ञान का ही नहीं खोज किया यहाँ पर, बल्कि 2 कारण है। फॉर नॉट ओनली डिड द क्वेस्ट फॉर नॉलेज, सबसे पहला क्यों इसको भव्य मानेंगे, तो पहला पॉइंट में लिखेंगे द क्वेस्ट फॉर नॉलेज, यहाँ पर ज्ञान की खोज हुई, यही ना जी, द क्वेस्ट फॉर नॉलेज, इसके लिए तो जाना ही जाता है। इसके अलावा और भी गुण है, नॉलेज ब्लॉसम हियर इनटू इट्स फाइनेस्ट शेप, और ये बहुत पला बड़ा, ब्लॉसम मतलब क्या होता है? खिलना, फूल खिलता है तो उसको ब्लॉसम करते हैं, फ्लरिश, डेवलप, विकास करना, ठीक है। यहाँ पर नॉलेज क्या हुआ? ब्लॉसम हुआ, तो ब्लॉसम, BLOSSOM, ब्लॉसम मतलब होता है फ्लरिश, FLURIS, फ्लरिश करना, स्पेलिंग लिख देंगे FLOURIS, फूलना और बढ़ना, आता है ना जी,
फलो फूलो नहीं आदमी आशीर्वाद देता है, फ्लरिश करना या विकसित होना, डेवलप। क्या होगा दूसरा मीनिंग? विकसित। तो मीनिंग के साथ देखते जाएंगे। तो कह रहा है कि इसको इतिहास में क्यों भव्य माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की खोज हुई और यह ज्ञान ब्लोजम किया और एक अच्छा रूप में, बहुत अच्छी रूप में इसका ज्ञान पूरे विश्व में फैला। वही कह रहा है कि इन इट्स फाइनेस्ट शेप, ये सबसे अच्छा आकार लिया, यानी हर जगह इसका चर्चा हुई, ब्लोजम हुआ, फ्लरिश हुआ, विकसित हुआ। परंतु बट ऑल्सो बिकॉज इट बाउंड टुगेदर एट दैट टाइम द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया विथ लिंक्स ऑफ नॉलेज। दूसरा कारण क्या? पहला तो ज्ञान खोज हुआ, दूसरा इसका ब्लोजम हुआ, इस ज्ञान के चारों तरफ फैलाव हुआ, स्प्रेड हुआ। और दूसरा कारण देख लेना है, बोर्ड पर देखिए। दूसरा कारण है कि यह बाउंड टुगेदर किया, ये हम लोग को जोड़ा, एक देश को दूसरे देश से क्या किया? जोड़ने का काम किया। टुगेदर, बाउंड टुगेदर, एक दूसरे को कैसे कैसे जोड़ा? कह रहा है कि वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया को लिंक किया इंडिया से। वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया महादेश है ना जी, एशिया महादेश के विभिन्न देशों को, वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया को इंडिया से क्या किया? लिंक किया, इंडिया से लिंक्स विथ इंडिया। इसलिए इसका इतिहास एक स्मरणीय है, मेमोरेबल है। क्लियर हो गया? वही लिखा है इनटू इट्स फाइनेंस बट ऑल्सो बिकॉज इट बाउंड टुगेदर एट दैट टाइम, उस समय एशिया के विभिन्न भागों के यानी विभिन्न देशों को ज्ञान से क्या कर दिया? लिंक कर दिया। लिंक्स विथ नॉलेज, लिंक्स विथ नॉलेज, यानी इंडिया से विभिन्न एशिया के देशों ने आकर जुड़ा और उसका एक ही कारण था, नॉलेज। नॉलेज के लिए लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए और एक प्रांतों से, विभिन्न भागों से, देश के, विश्व के विभिन्न देशों से आते थे। खत्म हो गया? आगे। देयर आर नो नेशनल एंड रेडिकल डिस्टिंक्शंस इन द रिल्म ऑफ नॉलेज एंड दिस वाज ट्रू ऑफ नालंदा। कह रहा है उस समय न कोई राष्ट्रीय और जातिवाद भेदभाव था। देयर इज नो रेशियल डिस्टिंक्शन। रेशियल डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कल्चरल डिफरेंसेज और इथनिक डिफरेंसेज, सांस्कृतिक रूप से कोई भेदभाव नहीं था उस समय। तो इसका तीसरा गुण क्या है कि देयर इज नो नेशनल, कोई राष्ट्रीय एंड जातीय, रेशियल मतलब क्या होता है? जातीय भेदभाव, डिस्टिंक्शंस नहीं था, आपस में भेदभाव नहीं था, जात के आधार पर नहीं क्या दिया जाता था पहले। नो, कि ना वहां पर राष्ट्रीय और न जातीय भेदभाव थे, ठीक ना? वही दिया है मैंने, उसी को बोलेंगे जातीय भेदभाव या सांस्कृतिक आपस में कोई अंतर नहीं था। किसके क्षेत्र में? इन द रिल्म ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सागर में या ज्ञान की दुनिया में या ज्ञान के क्षेत्र में। रिल्म मतलब फील्ड, मीनिंग दिया है। रिल्म मतलब साम्राज्य से होता है। रिल्म मतलब क्या होता है? साम्राज्य, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको फील्ड। इन द फील्ड ऑफ नॉलेज या क्षेत्र, सिंपल में बोलेंगे तो क्षेत्र। क्लियर है? रिल्म मतलब क्या हो जाएगा? रीजन। तो ज्ञान के क्षेत्र में उस समय कोई राष्ट्रीय या जातीय भेदभाव नहीं था। देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट क्रीड। क्लियर हो गया? कास्ट क्रीड का मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। किसके दुनिया में? इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं था और यही बात सत्य है। एंड दिस वॉज ट्रू ऑफ नालंदा, नालंदा के बारे में यही सत्य बात है। क्लियर हो गया? आगे। द मैसेज ऑफ नालंदा वॉज हर्ड अक्रॉस द माउंटेन्स एंड ओशियंस ऑफ द एशियन मेनलैंड फॉर नियरली 60 सेंचुरीज। कह रहा है कि लगभग 60 शताब्दी तक, कितने तक? 6 शताब्दी तक, नियरली 6 सेंचुरीज, यानी 600 वर्ष हुआ ना जी? 600 वर्ष, लगभग 600 वर्ष, अबाउट 600 ईयर्स, अबाउट 600, लगभग 600 वर्ष तक इसका बोलबाला रहा। द मैसेज ऑफ नालंदा, नालंदा का जो संदेश था कि वहां पर बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाई होती है, इसका जो उपदेश था या संदेश था या मैसेज जो पहुंचा
वो कहाँ सुनाई दिया, हर्ड अक्रॉस द माउंटेन्स एंड ओशियंस ऑफ द एशियन मेनलैंड। एशिया जो महादेश है, एशिया महादेश के जो मुख्य मेनलैंड पाए जाते हैं, यानी मुख्य जो कंट्रीज हैं, देश हैं, वहां पर इसका प्रचार प्रसार हुआ। मेनलैंड में क्या हुआ, जाना गया, प्रचार प्रसार हुआ। इसीलिए कहा गया कि माउंटेन्स, पहाड़ को भी पार कर गया, समुद्र को भी पार कर, नहीं बोलते कि 7 समुद्र पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगा। तो ज्ञान क्या किया, 7 समुद्र नहीं पार किया, पूरा दुनिया पार कर दिया, यानी कि दुनिया के हर एक भाग में आ गया। तो इसका बोलबाला, इसका संदेश कि वहां ज्ञान दिया जाता है, वहां विश्वविद्यालय है, ये लगभग 600 वर्ष, 6 सेंचुरी मतलब 600 वर्ष इसका मैसेज पूरा दुनिया में फैला। और यहाँ तक कि पहाड़ समुद्र को भी पार करके इसके बारे में लोग जानते थे, वहां से लोग पढ़ाई करने आते थे एशिया के मुख्य भागों से। इट कंटिन्यू टू बी द सेंटर ऑफ एशियन कॉन्शियसनेस, और यह लगातार एशिया के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया, एक चेतना का केंद्र बिंदु बन गया। कॉन्शियसनेस मतलब होता है अनुभव या अवेयरनेस, लिख लो मैंने 16 कॉन्शियसनेस मतलब दिया है अनुभव या जागरूक। पीछे मीनिंग में दिया हुआ है एक्सपीरियंस एंड अवेयरनेस। क्या दिया है, एक्सपीरियंस एंड अवेयरनेस, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका अनुभव और इसका जो जागरूकता हुआ, ये सेंटर ऑफ एशियन, यानी एशियन महादेशों का केंद्र बिंदु बन गया। अरे समझ में, इट कंटिन्यू टू बी द सेंटर ऑफ एशियन कॉन्शियसनेस, एशियन के लोगों का अनुभव होना या जागरूक होने का एक केंद्र बिंदु हमारा नालंदा विश्वविद्यालय बन गया। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक, और 5 मिनट है। द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा। कह रहा है कि अगर नालंदा के इतिहास पर हम लोग फोकस करें, तो हिस्ट्री ऑफ नालंदा को अगर देखते हैं तो यह 2 महान ईश्वर के बारे में, जिसको लोग पूजा अर्चना करते हैं, हिस्ट्री ऑफ नालंदा को देखते हैं तो 2 महान पुरुष के बारे में बात करता है, प्रभु महावीर और प्रभु बुद्धा। लिखा है किसके काल का बात किया जाता है कि द एज ऑफ लॉर्ड जिक्र किया गया है, प्रभु लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा, महावीर जी के, लॉर्ड बुद्धा। जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो जब महात्मा बुद्ध थे उस समय का बात किया जा रहा है कि उनके एज में, उनके काल में लॉर्ड बुद्धा एंड महावीर जी एंड लॉर्ड महावीर एंड लॉर्ड महावीरा, ठीक है, ये लगता है इसमें। तो अगर हम नालंदा के इतिहास में लौटे तो बैक अगर डेटों को देखें, उन्हें दिनांकों को देखें, तो हमें पता चलता है कि हम उस काल की बात किया जा रहा है जब महात्मा बुद्ध महावीर का कभी जन्मस्थली थी, कभी भ्रमण स्थल हुआ करता था। आगे, अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड्स, जैन धर्म के किताबों के अनुसार, जैन धर्म में जो रिकॉर्ड रखा गया है, जैन रिलीजन है, एक धर्म है, उनके रिकॉर्ड्स के अनुसार क्या पता चला है, उनके रिकॉर्ड्स के अनुसार पता चला है कि लॉर्ड महावीरा मेट आचार्य मनखिला एट नालंदा, कि नालंदा में ही जैन धर्म का संस्थापक कौन है, लॉर्ड महावीरा। कौन है संस्थापक, लॉर्ड महावीर बोलते हैं हिंदी में, इसे महावीरा। लॉर्ड महावीरा जी ने नालंदा में ही अपने गुरु, या लिखा है एक आचार्य से मिले, और उन आचार्य का नाम था मनखिला। क्या नाम था, मनखिला। उस गुरु का नाम क्या है, आचार्य मनखिला, आचार्य, आचार्य ऑब्जेक्टिव वर्ड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि महावीरा, प्रभु महावीरा ने नालंदा में किस गुरु से मिला, तो उनका नाम है आचार्य मनखिला। क्या नाम है, आचार्य, याद हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहा है। आगे, लॉर्ड महावीरा इज सेड टू हैव लिव्ड हियर फॉर 14 इयर्स, और ऐसा कहा जाता है कि नालंदा की जगह पर, नालंदा के स्थल में लॉर्ड महावीरा ने 14 वर्ष तक यहाँ अपने जीवन व्यतीत किए हैं। कितने वर्ष, 14 इयर्स, कितने वर्ष, 14 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन यापन किया है नालंदा जिला में। क्लियर है। आगे, अकॉर्डिंग टू सूत्र कीर्तंगा, एक किताब है, इसको मिटा दूं, समझ में आ रहा है ना, चलिए। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सूत्र कृतिंगा, एक बुक है, सूत्र कृतंगा,
इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू सूत्र कृतंगा, लिपा अ रिच सिटीजन ऑफ नालंदा, एक नालंदा का धनी व्यक्ति है, उसका नाम है लिपा। क्या नाम है? लिपा। लिपा कौन था? उस समय का इतिहास में एक महान व्यक्ति था, धनी व्यक्ति, रिच सिटीजन ऑफ नालंदा, नालंदा का रहने वाला निवासी था। कहाँ का? नालंदा का। इस किताब के अनुसार, सूत्र कृतंगा के अनुसार, लिपा जो था एक महान नालंदा वासी था, नालंदा का रहने वाला व्यक्ति था। ठीक है, अच्छा। वेलकम लॉर्ड बुद्धा विथ हिज इंटायर वेल्थ एंड पोजेशन एंड बिकम हिज डिसाइपल। यह राजा वो जितना उसके धन दौलत से सब बुद्ध जी को सौंप कर उनका शिष्य बन गया। इन्होंने, लिपा ने महात्मा बुद्ध का क्या किया? वेलकम किया नालंदा में। कौन वेलकम किया? लिपा। ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, हु वेलकम लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा। तो वेलकम किया ही लॉर्ड बुद्धा को, लॉर्ड बुद्धा को। क्लियर है? ठीक। किसके साथ बुद्धा के? वो अपने जितने उसके धन दौलत सब उनके उपदेश को सुनकर अपने मन को परिवर्तन किया और पूरा, इंटायर मतलब क्या होता है? पूरा। इंटायर मतलब पूरा, इंटायर होल, इंटायर मतलब होल, पूरा समर्पण कर दिया। क्या क्या समर्पण किया? लिख रहा है, अपने हर एक धन और दौलत को, वेल्थ मतलब धन, पोजीशन मतलब दौलत, धन और दौलत को उन्होंने समर्पित करके लॉर्ड बुद्धा का क्या बन गया? चेला बन गया, डिसाइपल। क्या बन गया? चेला बन गया। क्लियर है यहां तक? डिसाइपल मतलब क्या होता है? शिष्य। क्या होता है? शिष्य। ठीक है, तो अब कहानी समझ में आ रहा है। लॉर्ड महावीरा को कौन मिला? तो लॉर्ड महावीरा ने पहला बार अपने आचार्य से मिला था, उस आचार्य का नाम है मनकिला, और उन्होंने, लॉर्ड महावीरा ने नालंदा के धरती पे 14 वर्ष रहे हैं। और इधर जाते हैं तो सूत्र कृतंगा के अनुसार एक रिकॉर्ड मिलता है कि लिपा नामक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, नालंदा में रहने वाला, व्यापारी होगा, महान सेठ होगा, जमींदार होगा। उन्होंने पहली बार लॉर्ड बुद्धा को स्वागत किया नालंदा की धरती पर, और अपने सभी धन दौलत को निछावर कर कर, त्याग कर कर उस प्रभु बुद्धा के पीछे क्या हो गया? चल दिया और उसका शिष्य बन गया। क्लियर हो गया? चलिए, लास्ट एंड फाइनल, अकॉर्डिंग टू लामा तरांत, एक और बुक है या व्यक्ति है, उसका नाम है, क्या नाम है? लामा तरांत। तरांत है, लामा तरांत। क्या नाम है? लामा तरांथा। न जी, लामा तरांत के अनुसार क्या बात पता चल रही है कि द लर्न हिस्टोरियन ऑफ तिब्बत, एक महान तिब्बत से आया था नालंदा में। कहां से आया था? तिब्बत से। उसका नाम दिया गया है द लर्न्ड, LEARAN, लर्न्ड यानी कि पढ़ा लिखा, हिस्टोरियन यानी कि एक शिक्षित इतिहासकार, हिस्टोरियन, जो कहां से आया था? तिब्बत से। कहां से आया था? तिब्बत देश से आया था। उसके अनुसार उसका नाम है लामा तरांत। क्या नाम है उस व्यक्ति का? लामा तरांत, जो तिब्बत से आया था और पढ़ा लिखा इतिहासकार था। वो कहा है कि नालंदा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ सरिपुत्रा, सरिपुर्ता, कि सरिपुर्ता का जन्म स्थल है। नालंदा क्या है? ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नालंदा इज द, इसको जहां जहां ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं उसको VVI लिख दीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नालंदा इज द बर्थ प्लेस, जन्म स्थल है किसका? नालंदा इज द बर्थ प्लेस ऑफ सरिपुत्र, सरिपुत्र का जन्मस्थली नालंदा को पाया गया। और किसके द्वारा पता चला? एक शिक्षित इतिहासकार जो तिब्बत से आया था, उसका नाम था लामा तरांत। लामा तरांत ने बताया कि सरिपुत्र का नालंदा एक जन्मस्थली रही है इतिहास में। क्लियर है? चलिए, whose समाधि सर्वाइव टिल द रेन ऑफ एम्परर अशोका, और जिसकी समाधि, किसकी समाधि? सारिपुत्रा की समाधि, जब मृत्यु हो गए तो उनका एक स्मरण स्थल बनता है ना, जैसे जगदेव जी का यहाँ बना हुआ है कुर्था ब्लॉक में, तो उसी तरह सारिपुत्रा जी का भी समाधि स्थल आज भी कायम है, कायम था। समाधि स्थल जो है वो कायम था किसके काल तक? एक महान सम्राट था, उसका नाम है सम्राट अशोक। अशोक सम्राट का नाम सुने होंगे। तो उसके राज्य, रेन मतलब राज्य होता है, REIGN, रेन मतलब राज्य, उसके साम्राज्य तक, रेन ऑफ एम्पेरर, द एम्पेरर अशोका, सम्राट था एम्पेरर अशोका, एक भारत का महान राजा थे। उनके काल तक इनकी समाधि को देखा गया
है। हु एनलार्ज इट बाय इंस्टॉलिंग अ टेम्पल अराउंड इट, और अशोका ने, राजा ने यहाँ पर इनके समाधि पर क्या कर दिया, इसको विस्तृत कर दिया, एक मंदिर बनवाकर, क्या बनवाकर, एक मंदिर, टेम्पल बनवाकर राजा अशोक ने क्या कर दिया, इसको और बढ़ावा दिया या उसको सुरक्षित रखा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, कल हम लोग मिलेंगे पैराग्राफ नंबर 3 पेज नंबर 20 पे, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू।